वहां पुलिस थी। आंदोलन अपने आप में एक परिवर्तन का नाम है दोस्तों, क्रांति का नाम है दोस्तों। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने न जाने दिया जाए, इसलिए कॉलेजियम बनाया गया। और कॉलेजियम शुद्ध रूप से कहना चाहिए मनुवादियों का है, इसमें भारतवासियों का कोई नाम नहीं है। अंतिम मंडल कमीशन लागू करो, वो तो सभी लोग कह रहे हैं। अभी हम हाल में 11 अगस्त को, जिसे भैया बता रहे थे कि हमें रोड के माध्यम से भी आंदोलन करना चाहिए, अच्छी बात है। 11 अगस्त को पैगाम के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह ऐलान हुआ था कि 11 अगस्त को हम लोकसभा का घेराव करेंगे। मैं लखनऊ से चलकर आया, मेरे साथ में कई लोग थे, लेकिन जब यहां देखा मैंने, आज यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूं कि इसी मंडल आर्मी के माध्यम से हम पुनः लोकसभा का घेराव करने जा रहे हैं, कितने लोग जाएंगे? यही हुआ 11 अगस्त को। अरे जितने लोग हम नहीं थे उससे 4 गुना वहां पुलिस थी, लेकिन हम जैसे लोगों ने आगे चल करके गिरफ्तारी दी और संघर्ष भी किया दिल्ली पुलिस से। लेकिन अपने अंदर एक हिम्मत जुटानी होगी। अगर हमें कुछ करना है तो अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। और उस घेराव से क्या हुआ? पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे समाज के लोगों ने हमारी बात को रखा, वहां चिंतन मनन हुआ। हमको ये नहीं देखना है कि हम कितने लोग हैं, आंदोलनकारी कितने लोग हैं। अरे आंदोलन अपने आप में एक परिवर्तन का नाम है दोस्तों, क्रांति का नाम है दोस्तों। इसलिए हमें सड़क मार्ग के माध्यम से भी काम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यह बात कहते हुए कि दोस्तों, तबीयत से एक पत्थर तो आसमान की तरफ उछालो, परिवर्तन निश्चित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का, आए हुए आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोग आए जिससे एक चिंतन मनन की बात हुई। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी। डॉक्टर था और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर पीवी दास जो बिहार से थे, एक दिन मेरे को बोले कि चलिए आपको मैं अपने समाज के नेता से आपको मिला के लाता हूँ। मैं उनके साथ चला गया तो जिस नेता से उन्होंने मुझे बुलाया उनका नाम था बीपी मंडल। बीपी मंडल जी उस समय दिल्ली में एक सांसद थे। ये जो मेरिडियन होटल वाला जो क्रॉस गोल चक्कर है, इसके पास उनका घर हुआ करता था। और जब मैं उनसे एक बार मिला तो मेरा वहां आना जाना शुरू हो गया। वहां पे उनका एक और चाहने वाले सांसद बैठा रहा करते थे, उनका नाम था विनायक प्रसाद यादव, जो सहरसा, मधेपुरा के बगल का एक क्षेत्र है सहरसा के सांसद थे। तो विनायक जी मेरे को बार बार कहते थे, अरे डॉक्टर साहब मंडल जी के साथ धोखा हो गया, ये मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, इतने बड़े पिछड़ों के नेता हैं, मोरारजी देसाई ने इनको केंद्रीय मंत्री बनाना था, कैबिनेट मिनिस्टर बनाना था, लेकिन मोरारजी देसाई ने जब इनको कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ नहीं दिलाई तो 50 उत्तर भारत के जो सांसद थे वो जाकर के लड़े मोरारजी देसाई से कि आपने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तो मोरारजी देसाई ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और ये कहा कि अगला जब भी मंत्रिमंडल का रिशफल होगा मैं मंडल जी को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाऊंगा। एक दिन ऐसे ही मैं शाम को वहां गया तो बड़ी हलचल थी, शोर सा मच रहा था, काफी लोग इकट्ठे थे। तो मैंने वही सांसद विनायक जी जो मेरे को बच्चे की तरह मानते थे, उनसे पूछा कि क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है आज यहाँ पे। तो विनायक जी मेरे को बोले
कि डॉक्टर अनिल मंडल जी के साथ मोरारजी भाई ने धोखा कर दिया। मैंने कहा क्या धोखा कर दिया? बोला धोखा ये कर दिया कि इनको बनाना तो था कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर ना बना करके एक को पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया और उसका इनको चेयरमैन बना करके मोरारजी भाई कह रहे हैं आपको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, इसी में खुश रहो। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंडल जी उस समय वहां नहीं थे। घोषणा के बाद वो मोरारजी भाई से मिलने गए थे। कुछ देर बाद काफी सारी मिठाई लेकर के जब मंडल जी वापस आए तो सब उनके चारों उनको घेर दिया और नारेबाजी करने लगे। तो बीपी मंडल जी ने कहा कि एकदम चुप हो जाओ, कोई नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अरे मोरारजी भाई अगर मेरे को सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देता, होम मिनिस्टर बना देता, फाइनेंस मिनिस्टर बना देता, विदेश मंत्री बना देता, तो भी मैं अपने पिछड़े भाइयों का वो फायदा नहीं करा सकता था जो आज मैं अभी इसका चेयरमैन बन के करूंगा। तो ये थे श्री बीपी मंडल जी। उनकी ये दिल में जो पिछड़ों का दर्द था, जो उनका पिछड़े राजनीतिक जीवन में चला। मेरे बाद हमारे आदरणीय मंत्री जी को बोलना है और उनको कहीं जाना है, तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। लेकिन जो नौजवानों ने जोश दिखाया है, जयपुर से पैदल चलते हुए यहाँ आए हैं, एक नई अलख जगाई है। मैं इसी को कहूंगा कि एक ना एक शम्मा इन अंधेरों में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी जातीय जनगणना भी होके रहेगी। आपका आरक्षण जो है 27% है, वो भी पूरा नहीं मिलता, लेकिन वो आरक्षण भी आपको आबादी के अनुसार 52% या 60% होके रहेगा। और तीसरी बात, जो क्रीमी लेयर का मामला है, ये भी हट के रहेगा। और ये कोई डॉक्टर अनिल जय हिंद नहीं कह रहा, जो मैं ये बात कह रहा हूं, दुनिया के जितने बड़े जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अरेंड जिफवर्ट, जो कि कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, यानी वो देश जिसमें बहुलता होती है, विविधता होती है, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं। उन देशों में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकते, वो देश कभी ताकतवर नहीं हो सकते, वो देश में कभी भी सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा, टकराव रहेगा। तो अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो उसको कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी यानी पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, ये जिसको हम अपने नारों में कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो वाला देश बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंदोलन जो है, ये कोई सिर्फ पिछड़ों के लिए आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश को मजबूत बनाने का आंदोलन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। जय भीम। ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया वो सभी लोग जानते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये जो सरकार है, ये 27% को भी ख़त्म करने जा रही है, धीरे धीरे अपने तरीके से नए नए तरीके अपना रही है। जो संस्थाएं नहीं रहेंगी, गवर्नमेंट की संस्थाएं जब बिक जाएंगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगा, जब प्राइवेट क्षेत्र में चली जाएंगी। और यही काम हो रहा है और हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग अभी भी जो है OBC, SC, ST इस सब में बटे हुए हैं और जब तक एक साथ नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, जब तक हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप ये भी जानते हैं, जो कोई विरोध करता है उसके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं। देश में जो है क्या खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक सेंसस की बात है, तो सेंसस के लिए मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। तो हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि सारे भारत में हर जिले के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है
टू प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, कि उनको हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो दिया गया है कि आप इसको प्रधानमंत्री को भेजिए अपने लेटर के साथ। और तकरीबन जो है 70% में रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है कि जिला में दिया जा चुका है। 31 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है सबको कि 31 अगस्त तक आप भेजें करेंगे, और लोगों में बड़ा जोश है, वो दे रहे हैं। मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर संस्थाएं के लोग हैं, अगर उस ओर भी विचार करें तो वो भी इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं प्रधानमंत्री को कि भाई इसको सेंसस को लागू करें, सेंसस करवाएं। क्यों नहीं करवा रहे सेंसस ये? क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो सत्ता में काबिज हैं और 85% लोग 90% लोग जो है सत्ता से अलग हैं। जो जीत करके भी जाते हैं वो भी सत्ता की भाषा बोलने लगते हैं, उनकी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि इस समय सरकार में इस तरीके का टेरर क्रिएट किया हुआ है कि वो घबराते हैं कुछ बोलने से, वो और बोल नहीं सकते हैं। वो पीछे के सभी साथियों से अनुरोध है, प्लीज बात न करें, ध्यान से बात सुने। तो सेंसस होना बहुत जरूरी है, और सेंसस ओबीसी का नहीं, कास्ट वाइज सेंसस, जिससे ये मालूम चल सके कि कौन सी जाति जो है वो कितनी संख्या में है और कौन सी जाति मुट्ठी भर जाति मलाई खा रही है, और जो 90% जातियां हैं वह सड़कों पे धक्के खा रही है, वो नौकरी के लिए परेशान हो रही है। दूसरा जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी दिया हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम का तो ये है कि जैसे हमने कहावत सुनी है, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा, वही कॉलेजियम सिस्टम है। क्योंकि जो भी जजेज हैं वो अपने बेटे को, भाई को, उसी को अपॉइंट करते हैं वो, और ये रूटीन बना हुआ है कि भाई आज अब की बार जो है मेरा बेटा को कर दो या मेरे भाई को कर दो, अगली बार जो है तुम्हारे बेटे को कर देंगे। कुछ सरकार का जोर आ जाता है तो सरकार के उसमें हो जाता है। इसी प्रकार के पहले ICS हुआ करते थे, IAS से पहले। ICS में भी यही खेल होता था कि जो ICS में इंटरव्यू के लिए बैठते थे वो अपने अपने जानने वालों को, चहेतों को बारी बारी से अपने बच्चों को निकाल लेते थे। तो ये सब साथियों जब भी खत्म हो पाएगा जबकि हम एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे, एक साथ होंगे, आपस के मन मुटाव बिता देंगे, भुला देंगे, क्षेत्रवाद की चीज़ें हटा देंगे, जब ही जाकर के सफल हो पाएंगे। यही मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक होइए, हम सभी लोग एक साथ जुटे, एक मंच पर बैठे, जब ही समस्या का समाधान हो पाएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।